नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईटी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए क्वेश्चंस को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए, सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, तो देखिए जो बुद्धि है वो सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, तर्क शक्ति प्रभावित करती है, भाषा प्रयोग की क्षमता, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो है यहाँ पे डी सही जवाब होगा। मतलब यहाँ पे जो डी है वो इसमें से तीनों ही जो है चीजें सब व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। बुद्धि है, आपके पास कैसा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, आप समाज में किस तरीके से उससे रोल अदा करते हैं, आप समाज में किस तरीके के तर्कों से अपना जो है भूमिका को जो है मतलब अपनी जो है तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। भाषा भाषा का तो अहम रोल होता है सामाजिक विकास में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो वो शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आंसर क्या हो सकता है। तो एक तो इसमें चिंता हो सकती है उसके संवेगात्मक विकास से, है ना, उसके बौद्धिक विकास से और उसके सामाजिक विकास से। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो तीनों ही इस पे चिंता हो सकती है हमें। आंसर हो गया, बच्चा जो है शारीरिक विकास के दृष्टि से अगर पिछड़ा है तो ठीक है, कोई ना कोई जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई विकार भी हो सकता है। तो विकार होगा तो संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा, उसका बौद्धिक विकास, दोनों शब्द एक ही है एक तरीके से। और सामाजिक विकास तो होगा ही होगा, है ना। अगर मान लीजिए ऑटिज्म का शिकार होगा तो ऑटिज्म वाले में व्यक्ति का जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करता, सामाजिक जो है तरीके से बातचीत नहीं करता बच्चा, है ना, अकेले थकेले बैठा रहेगा, है ना, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमें तीनों चीज़ों की चिंता होगी। विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका जो संबंध है निम्नलिखित में से किस विचारक से? तो विकास एक क्रमिक चलने वाली और मंद गति से चलती है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि विकास जो होता है क्रमिक है, मतलब जन्म से शुरू होती है क्रम, एक क्रम शुरू हुआ है यहाँ से, जन्म से शुरू होती है, उस व्यक्ति के मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और ये चलने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज नहीं होती है कि बिल्कुल एकदम से जो है सर्र से पहुंच गए। 60 साल 70 साल एक औसतन जीवन होता है एक व्यक्ति का, तो 60 साल बहुत धीरे 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 ही चलता है ना, उसमें एक प्रक्रिया है, उस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। कुछ भी लर्निंग होता है तो ऐसा नहीं है कि सोए सुबह, रात में सोए और सुबह उठे तो हमें याद हो गया। हमें भी उस किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है। तो ये विचार जो है इसका संबंध है थर्ड का, स्किनर से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 4 उत्तर दिए गए हैं। तो इसमें जो सिद्धांत नहीं है मानव विकास का, उसका सही आंसर है प्रतिवर्ती। ठीक है, आंसर है मानव विकास जो है आगे चलता है ना। ऐसा नहीं है, हम जो है जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है हम सीखते जाते हैं, तो आगे की प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि हम पीछे जाकर के कुछ कर पाते हैं। तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी, पीछे जाकर के, है ना। तो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी वाला जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मानव विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? इसका संबंध की जो है किस सिद्धांत से है? तो देखिए 4 आंसर है, इनमें से जो है सही लगाना है। आंसर हो गया यहाँ पे बी, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या होता है, पहले जो बच्चा होता है वो पहले जो है, पहले देखिए उसका हाथ पैर पटकता रहता है ना। छोटा बच्चा जो 6 महीने का होगा तो पटकेगा हाथ और पैर, उसका कोई मतलब नहीं। फिर धीरे से वो उंगलियों में जो है उसके जो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स है उसमें कंट्रोल करना सीखता है। ग्रॉस मतलब बड़ी मसल्स का प्रयोग, यहाँ पूरे हाथ का घुमा रहा है तो इसका मतलब है ग्रॉस मोटर स्किल्स काम करिए। यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स काम करिए। फाइन में मतलब छोटी मसल्स, उंगलियों को, होंठ को,
आंखों की पलकों को कंट्रोल करना, है ना, फिंगर्स को कंट्रोल करना, पैर हाथ की, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे वो दोनों मोटर स्किल्स का कवर करता है। तो ये जो संबंध है परस्पर संबंध है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वातावरण संबंधी कारक है जिससे बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज और पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो देखिए, विकास में परिवेश अर्थात परिवेश की जो है भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका पूछ रहा है यहाँ पे। भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक, इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी समस्या हो या कोई क्वेश्चन गलत मैंने आंसर दे दिया हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा, या कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, अब कौन सा वातावरण में बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है, जहां पे बच्चे के अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिलता है, उचित महत्व दिया जाता है। बच्चा जो क्या फील कर रहा है, अगर वो फील कर रहा है और एज अ बच्चा जो है वो आपको पेरेंट्स को बता रहा है, तो आपको बच्चे की पूरी बात सुननी होगी, है ना, और फिर उस बच्चे की बातों को उसी तरीके से रिएक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। उसे खेलने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाने का मौका मिले, या कड़ा अनुशासन दिया जाए, इससे बेहतर है कि उसे उसके अनुभवों को, उसके भावनाओं को, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको महत्व दे एज अ पेरेंट्स। किसी बालक के सामाजिकरण में जो है धर्म का क्या महत्व है, तो धर्म जो होता है वो आदर्श, संस्कार और अनुकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई गेस मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे तरीके से इनको तैयार करते हुए चलिए। ज़्यादा वक्त नहीं बचा है आपके एग्जाम में। मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे जितने भी थ्योरी वीडियोस हैं आप ज़रूर देखिए उनको, उसमें ए टू जेड जो है पूरा फ्री मटेरियल मैंने दे रखा है, कुछ भी उसमें मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। अब यहां पे देखिए, एक अच्छा और यूनिक सा क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर नोट कर लेना। इसका सही आंसर है मीड। ठीक है, मैं जहां पर होता है, यहां ये जो भाव होता है ये स्वयं के लिए आता है। ठीक है, तो ये स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, और मुझे, है ना, मुझे जो होता है ये सामाजिक भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी जो है सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, सक्रिय, तो देखिए स्वास्थ्य क्लब, जहां पे हम बहुत सारे लोग जो है उस क्लब में काम करते हैं, उसमें तो हम सबके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये एक सक्रिय हो सकता है। परिवार भी है, इको क्लब भी है, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जहां पे हम निष्क्रिय पुस्तकालय, मतलब बुक्स होंगी वहां पे, अब बुक्स होंगी तो हम बुक्स से जो है इंटरेक्ट करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स तो आपकी समस्या का रिप्लाई तो नहीं करता है ना। तो यहां पे आंसर हो गया डी, ये एक निष्क्रिय एजेंसी हम मानेंगे इसे। वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। अब देखिए, विकास, बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसके परिवार का है, उसके जो है समाज का है, धर्म का है, विद्यालय का है। तो 11वें का आंसर क्या होगा, तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण, वैसे है तो ये सभी का, विद्यालय में भी बच्चा जो है विकास की प्रक्रिया होती है, धर्म का भी है, उसका रोल होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सही आंसर दें, वाइगोस्की की बात करें, तो वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया था कि व्यक्ति का जो संज्ञान होता है, संज्ञान का विकास होता है, उसमें समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे समाज शब्द दिया गया है, वाइगोस्की जैसे आए तो समाज और संस्कृति दो शब्द याद रखना, समाज, संस्कृति, और तीसरा शब्द है खेल, है ना, जहाँ पे खेल जो होता है वो सामाजिक रूप से खेला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इन तीनों जो है शब्दों को याद रखना। ठीक है, उसके बाद भाषा को भी जो है आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे 3 स्पीच दी गई है भाषा को, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच और जो है सोशल स्पीच। ठीक है, 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे बच्चा जो है इतना बड़ा नहीं होता है, उसका बौद्धिक विकास अभी नहीं हुआ होता है, उसका सामाजिक विकास भी नहीं हुआ होता है, मतलब मान लीजिए कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा,
जो सिर्फ केवल अपने इशारों से बातें कहेगा, रो देगा तो उसे पता होगा माँ को कि भूख लग रही है, चोट लग रही है तो उसे पता जाएगा कि चोट लग गई है शायद कहीं पे, है ना? या फिर जो है अपने इमोशंस को दिखाएगा तो बहुत तेज तेज उछल उछल के पैर पटक पटक के दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे उसी के बारे में बताया जा रहा है कि आंख, नाक, कान, हाथों से सोचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है? अब देखिए ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है पियाजे से, ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है पियाजे से, ठीक, जहां पे 4 चरण बताए गए थे। इस 4 चरण में जो ये क्वालिटीज बताई जा रही है पहले चरण की, इंद्रिय जनित गामक स्तर, सेंसोरी मोटर स्टेज इसे कहते हैं। और ये चारों जो नाम है, ये पहला चरण है, उसके बाद दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। अच्छे से पियाजे को पढ़ लीजिएगा। जो पहली बार देने जा रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा, पियाजे को अच्छे से रट लीजिएगा। यहां से आपको 2, 3, 4 मतलब 2 से 4 क्वेश्चंस 101% पूछे जाएंगे हर एक सिंगल पेपर में। पेपर 1 में भी इतने ही क्वेश्चन आएंगे और पेपर 2 में पिछले साल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर 2 में, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। ये सब जो है आपके पासिंग वाले जो है चांसेस रहते हैं कि इस क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके पास होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और सीटेट को इतना आसान पेपर मत समझिए। सीटेट में इस बार तकरीबन तकरीबन 25 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है और 25 लाख में कम से कम 85% जो है फेल हो जाने के चांसेस रहते हैं। मतलब हर साल का तो यही रिजल्ट रहता है। मैक्सिमम 15 से 18% जो है पास का रिजल्ट जाता है। और पेपर 2 में भी यही हाल रहता है। और पेपर 2 के एसएसटी वाले पोर्शन में तो 8% जो है रिजल्ट जाता है पास होने का। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिए। किसी भी टॉपिक को, जैसे समाजीकरण है, अब बच्चों को पता लगता है कि समाजीकरण तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन यकीन मानिए जब आप टॉपिक नहीं पढ़ते हो, थ्योरी नहीं पढ़ते हो, तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। कई बार ऐसा घुमा के क्वेश्चन दे देता है कि आपको लगता ही नहीं कि अरे यार क्या होगा इसमें आंसर। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ा करिए। कोई जब मेरे जैसे टीचर अगर थ्योरी दिया करे तो उसको पढ़ लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा जो है स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। इसके तहत इन्होंने 3 चरण दिए थे। चरण 1, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो नैतिकता की बात कर रहा है, तो ये पहले चरण में बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। पहले चरण में बच्चे में नैतिकता नहीं होती, इसलिए वो जो नैतिकता होती है वो बाहर से बच्चे को दी जाती है। जैसे माता पिता उसे बताएंगे कि गलत बात ऐसे नहीं करते, ये गलत हरकत होती है, चलो चुपचाप बैठ जाओ, है ना, बिहेव करो, चलो अंकल आए नमस्ते करो। इस तरीके से वो मतलब नैतिकता की शिक्षा देता है माता पिता, या बाहर से जो भी है कोई भी व्यक्ति उसको नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है। तो आंतरिक रूप से उसके पास नहीं होती है। आंसर हो गया स्तर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है? अब यहाँ पे विश्लेषण करने और पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एजुकेशन जो है सिस्टम है, उसमें इस पे जोर दिया जाता है। आंसर हो गया यहाँ पे बी। तो यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता क्या है, कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को स्वयं से जो है सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। अपनी समस्याओं को जो है, अपनी समस्याओं का जो है सॉल्यूशन स्वयं से ढूंढने के लिए प्रेरित किया कि करो तो एक बार सॉल्व, इस क्वेश्चन को करो बेटा। देखो क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो, इसको जो है देखो स्टेप बाय क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करो, ऐसे ऐसे करो। तो यहाँ पे बच्चे से कराया जाता है जो भी काम कराया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में आलोचनात्मक सोच और तार्किक कौशल का विकास निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वो 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। आलोचनात्मक सोच मतलब जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म्स की बात करें। जैसे हम पिक्चर कोई रिलीज होती है ना, तो उसकी आलोचना होती है, रिव्यू होता है ना, तो वही हो रहा है। क्वेश्चंस का पॉजिटिव, मैंने कोई बात कही तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव की, भाई आपकी जो है बातों में जो है ये अच्छाई बात थी, और जो कुछ कमियां निकली तो ये कमियां थी, है ना, बात यहाँ पे समझ। और तार्किक, किसी भी बात में तर्क से जो है उसको सोचना, ठीक। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो भी संरचनावादी शिक्षा प्रणाली है, ठीक है।
प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो एक टीचर के तौर पे टीचर में जो है कौन-सा विशेषता होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए या धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए या विषय के संबंध में उसके ज्ञान होना चाहिए या फिर अति मानक जो है भाषा में पढ़ाने की जो है दक्षता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर जो है वो है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। धैर्य और टीचर में जो है पढ़ाते हुए बच्चे में टीचर के अंदर जो है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता का मतलब होता है कक्षा में जो भी आप सिखा रहे हो उसके संबंध में कुछ नियम होने चाहिए, कुछ सीमाएँ होनी चाहिए निर्धारित करना और उन सीमाओं और नियमों पे बंधे रहना, है ना? अब टीचर को यही तो काम है। तो यहाँ पे धैर्य तो होना ही चाहिए, भाई बच्चा नहीं सीख पा रहा है और आप आग बबूला हो जा रहे हो, कूट दे रहे हो, मार दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए थी। तो धैर्य और दृढ़ता बहुत ज़रूरी है, एक टीचर के अंदर ये गुण होने चाहिए, ठीक है? यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की ये परिभाषा किसने दी? तो देखिए अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाना या फिर सीख सकता है ना? तो ये संबंध जो है ये कथन दिया गया है, ये कथन दिया है कॉल्विन का। आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए क्या होता है पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कथन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाता है। तो मेरा मानना है कि मैं हर बार कहीं न कहीं सीडीपी के पेपर में आपको कथन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। इनको नोट कर लेना बेहतर होगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 10 से 15 कथन होंगे। उन 10 से 15 पेपर से जाने से पहले एक बार पढ़ लो और पढ़ते हुए अपना एग्ज़ाम में बैठ जाओ, तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है? हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने जो कहा, इनका मानना था कि व्यक्ति में कोई एक सामान्य बुद्धि नहीं होती, वो कई बुद्धियों का एक प्रकार होती है, कई विलक्षण योग्यताओं का एक प्रकार होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल दिया। ठीक है? आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस लाइन को अच्छे तरीके से रट लीजिए। यदि किसी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? जब बच्चा दोषयुक्त है तो इसका संबंध है कि वो अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता होगा या फिर वो अधिक शैक्षिक जो है उपलब्धियां प्राप्त करता है भाषा दोष के कारण। अब वो कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। तो यहां पे जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो है ऑप्शन ए। उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। और ये स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब है कि एक भाषाई दोष हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, डिसग्राफिया होता है, डिसमोर्फिया होता है, ऑटिज्म का शिकार होता है। यहाँ पे क्या होता है स्वर यंत्रों पर मतलब धारा प्रवाह बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है बच्चा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। भारत में अधिकांश कक्षाएं जो है बहुभाषी होती हैं। इसे टीचर के द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो भारत में जो अधिकांश कक्षाएं होती हैं बहुभाषी होती हैं क्योंकि भारत में कई भाषाएं हैं, केवल एक भाषा तो नहीं है। हमारा जो संविधान है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भी 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है? तो अब देखिए कोई मान लीजिए मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है, तो मिलिट्री स्कूल में पढ़ेगा तो वहाँ पे तो भाई यूपी का भी लड़का होगा, गुजरात का भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, कर्नाटक का भी हो सकता है, तो कई हो सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पूरी क्लास जो है वो बहुभाषी है। तो अब बहुभाषी है तो इसको एक परेशानी के रूप में तो देखेंगे नहीं, समस्या के रूप में देखेंगे नहीं, बाधा के रूप में देखेंगे नहीं, इसे संसाधन के रूप में ही देखेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डॉट डॉट से हमें बचाती है। अब किस चीज से बचाती है? हमें लैंगिक समानता से बचाती है या सामाजिक उत्तरदायित्व से बचाती है? ये तो हमारे खूबी में डालती है, बल्कि जब हम कोई अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो हमें लैंगिक समानता सिखाते हैं कि लिंग भेद नहीं करना चाहिए, लड़का और लड़की समान है ना? और इसमें कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, कुछ कार्य विशेष हो सकते हैं कि ये लड़की ही कार्य कर पाएगी, लेकिन वो भी एक्सेप्शनल है। अगर वो भी लड़की चाह ले तो वो भी कार्य करेगी। तो लैंगिक भेद नहीं सिखाती बल्कि लैंगिक समानता सिखाती समाज। यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है हमें। ठीक है? आंसर हो गया ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है?
पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? तो जेंडर जो है स्टीरियोटाइप का जो है ये प्रश्न है, जो ये मानता है कि देखिए लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब पहले से चले आ रहे हैं, पूर्व में चले आ रहे जो थॉट्स हैं उसी को जो है मान रहा है। तो लैंगिक पहले सम लोग मानते थे कि लड़का और लड़की अलग होते हैं, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, लड़कियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, घर संभालना चाहिए, इस तरीके से थॉट्स रहते हैं। आज के संबंध में वो पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करता है। आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है और वो 7वीं कक्षा में होते हुए 10वीं कक्षा के विषय को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस वैयक्तिक भिन्नता का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए उसकी वैयक्तिक जो भिन्नता है उसका मूल जो कारण है, एक तो हेरिडिटी है, माता पिता से मिलने वाले गुण हैं, और दूसरा है इन्वायरमेंट। हो सकता है कि माता पिता उसके बहुत एजुकेटेड हो, उसका भाई हो, उसके परिवार में बहुत जो अन्य सदस्य हो वो एजुकेटेड हो, वो जिस माहौल में रहता हो, जिस स्कूल में पढ़ता हो, जिस टीचर के संपर्क में रहता हो वो एजुकेटेड हो, बहुत हाईली, और उनके साथ रह करके उसका डेवलपमेंट हो रहा हो, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर के घर में, अब जैसे मेरे यहाँ मैं एक जनरल क्वेश्चन बताता हूँ। मेरे एक फैमिली है जो डॉक्टर है, ठीक है, और उनका बेटा इंटर में है, उनका बेटा इंटर में है, लेकिन उसके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है पोस्ट ग्रेजुएट बनने के थॉट्स हैं। दूसरी बात, डॉक्टर के परिवार में है, तो वो दवा मतलब जैसे बेसिक जो है होता है ना कि मुझे ये बीमारी हो गई यार, बुखार आ गया, जुकाम हो गया, तो वो एक बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से दवा भी लिख देता है कि ये फीवर के है, ये एंटीबायोटिक है, फिर इसमें एक मल्टीविटामिन भी शामिल करना होगा, और कोल्ड हो रहा है तो कोल्ड जो है आपके उसके लिए भाप ले लो या नेबुलाइजर लो, इस तरीके से, है ना। हालांकि मैं दवा नहीं लेता हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ये माहौल, किस माहौल में रह रहा है, और माता पिता के तो गुण है ही है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो संवेग से जुड़ा नहीं है, सामाजिक विकास से तो जुड़ा है, संज्ञान। तो यहाँ पे जो सही आंसर, माफ कीजिएगा, सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी, और यहाँ पे आंसर बी होगा। ठीक है, 23 का आंसर बी है। बालकों के प्रकार होते हैं। बालक केवल अंतर्मुखी नहीं होते, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होते हैं। अंतर्मुखी मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने थॉट्स को अंदर दबाए रखते हैं, दब्बू किस्म के होते हैं, डरपोक होते हैं, कोने में बैठे रहेंगे, है ना, दूसरों से ज़्यादा मेल जोल उनको पसंद नहीं है। शादी ब्याह में जाएंगे तो चुपचाप खाएंगे पिएंगे, अपने आकर के तुरंत बैठ जाएंगे किसी कोने में आकर के। बहिर्मुखी जो होते हैं वो दूसरों से मिलना बहुत पसंद करते हैं, खूब बतियाते हैं, खूब चौड़ियाते हैं, है ना। तो जो खुले विचारों के होते हैं, और ये जो दबे हुए विचार होते हैं। तो बालक जो होते हैं बच्चों के, जो दोनों ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं माना गया है? तो यहां पे देखिए, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। अब देखिए ये मूल्यांकन का एक प्रकार है कि जो सीखने का पर बल देता है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया और एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, या अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। तो यहां पे इसका उद्देश्य जो नहीं है वो है आंसर सी, यहां पे गलत होगा। ठीक है, मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि हम ये जान सके कि बच्चे में क्या कमियां हैं, और उस कमियों को जानना और फिर उसका निवारण करना। सतत में क्या होता है कि हम उसका निरंतर मूल्यांकन करते रहते हैं। अपना टॉपिक पढ़ाया, फिर बच्चे से हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ कि इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया कुछ, तो फिर बच्चा बताएगा हाँ हाँ हाँ। कुछ बच्चे चुप रहेंगे, क्यों, तुमने सुना नहीं सही से, ऐसा नहीं होता। तो सतत मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन में क्या होता है कि हमने जो है पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ा दिया, और फिर हमने उसका पूरा कंप्लीट जो है टेस्ट ले लिया। अब वो चाहे रिटन टेस्ट हो, या चाहे इंटरव्यू हो, या चाहे किसी भी तरीके से हो, प्रश्न पूछ लिया, बच्चों से पूछवा लिया कि तुम इससे क्वेश्चन पूछो, इस तरीके से। तो व्यापक मूल्यांकन में होता है बहुत सारा, है ना। और यहाँ पे किसी एक छोटे से जो है सेक्शन का मूल्यांकन हो सकता है ना, डेली। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहाँ पे उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं माना जाएगा। पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किनकी भूमिका है? तो पिछड़े वर्ग के बच्चों को
अगर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना है तो इसमें जो है दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, इन दोनों के तहत राइट टू एजुकेशन दिया गया है। और राइट टू एजुकेशन के तहत जो है शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है, जिसमें दोनों की भूमिका है। दोनों जो है केंद्र हो या राज्य हो, इसमें पैसा लगाती है इनके खर्च के लिए। और प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो 25% जो है इसके लिए कोटा भी दिया गया है। 25% कोटा के तहत आप जो है इन प्राइवेट स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ गया यहाँ पे सी। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।